फीलिंग्स हमारी क्या होती है। मान के चलिए बंडी पहन लिए या फिर मान के चलिए हम नेताओं वाला परिधान पहन लिए, लेकिन मेरा इनर फीलिंग्स उसको सेटिस्फाइड नहीं करता। जब 1 तारीख आएगी, जब मेरा वेतन मेरे अकाउंट में चढ़ जाएगा, आप मीडियाओं को मैं बुलाऊँगा जिस प्रकार आज हम लोग कुर्सी में इस राष्ट्र की सर्वोच्च रहनुमा है। तो जहाँ तक अगर आज मैं देखूँ तो चुनौती रहेगा, जहाँ तक प्रश्न है, बिल्कुल आपका प्रश्न ये है कि माने आप इस थोड़ा-सा बाहरी जो शब्द कहें, उसको थोड़ा-सा हम अलग। कहीं ऐसा नहीं है कि देखा जाए तो गिरिडीह लोकसभा में कुर्मी वोटर सबसे ज्यादा है? नहीं, नहीं। रांची में भी अच्छे खासे हैं, जमशेदपुर में भी अच्छे खासे हैं, हजारीबाग में भी अच्छे खासे हैं, धनबाद में भी अच्छे खासे हैं। वो कारण नहीं है। अच्छा हम कहाँ जाते हैं? सपोज दैट अगर हम किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो उसी सीट से लड़ेंगे जो मेरा क्षेत्र है। धनबाद भी जाएंगे तो धनबाद में भी कुर्मी वोटर की संख्या अच्छी खासी है। इस गिरिडीह के उस साइड में जाएंगे तो हजारीबाग है, वहां भी कुर्मी वोटर की संख्या अच्छी खासी है। देखिए वो विषय वो नहीं है, कोई भी प्रत्याशी जो उतरता है वो उसी लोकसभा में उतरता है जिस लोकसभा का वो हो। तो ये मेरा लोकसभा है, इसलिए इसमें किंतु परंतु भ्रम की बातें, इधर उधर की बातें ना करने के बजाय केवल आप इस बात को फोकस करें कि ये मेरा जन्म का लोकसभा है, ये मेरे कर्म का लोकसभा है, ये मेरे पिताजी का लोकसभा है, ये मेरे दादाजी का लोकसभा है। उसी लोकसभा से जरा महत्व आया है। जिस तरह से देखा जाए तो जितने भी 75 साल में विधायक सांसद हुए, कभी किसी ने ऐलान नहीं किया कि हम अपना वेतन का 25% डोनेट कर देंगे। और आप नहीं, 25 रखेंगे, 75 डोनेट करेंगे। बिल्कुल अड़िग हैं और मैं वचनबद्ध होकर कहता हूँ, आप तमाम मीडिया बंधुओं के सामने कहता हूँ कि जब 1 तारीख आएगी, जब मेरा वेतन मेरे अकाउंट में चढ़ जाएगा, आप मीडियाओं को मैं बुलाऊंगा जिस प्रकार आज हम लोग कुर्सी में बैठे हैं, हमारे बगल में हमारे वरीय उपाध्यक्ष, हमारे केंद्र सचिव बैठे हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा एक पैनल होगा, हम इधर बैठेंगे और उधर मीडिया के बंधु बैठेंगे और ठीक बगल में जिनको वो डोनेशन हम लोग देंगे, यानी आपके सामने ये हम अपना बैंक अकाउंट इस प्रकार खोल के दिखाएंगे कि देखिए इस महीने का तारीख, ये देखिए बगल में कहाँ से आया है, ये पेमेंट मेरा एंट्री हो चुका है। यदि चेक होगा तो चेक काट के देंगे, यदि फोन पे होगा तो फोन पे से देंगे, या फिर जो भी माध्यम होगा उस माध्यम से बिल्कुल ऑन दी स्पॉट दिया जाएगा। जयराम जी, अगर राजनेता की बात करें तो उसके दिमाग में आता है कि वो कुर्ता पैजामा पहनते हैं और आप हमेशा से कहते आए हैं कि हम राजनीति में बदलाव लाएंगे। क्या आपकी जो वेशभूषा है, आप एक जैसे कह सकते हैं एक साधारण जो लोग पहनते हैं वो पहनावा में, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए सबसे पहली बात है कस्टम और कल्चर। कस्टम यानी बाहर का और कल्चर यानी इनर, और हमारा जो आसपास का वातावरण, जो हमारा संस्कृति है, जो हमारी परिस्थिति है, वो थोड़ा-सा इंसान का मन मुताबिक होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि जो हमारा कस्टम है, वो कहीं न कहीं दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। हमारा जो कल्चर है, वो दिखावे का नहीं होना चाहिए। वो इंटरनल हम कैसा मानते हैं उसको, और उस कस्टम को पढ़ने बाद इंटरनल फीलिंग्स हमारी क्या होती है। मान के चलिए बंडी पहन लिए या फिर मान के चलिए हम नेताओं वाला परिधान पहन लिए, लेकिन मेरा इनर फीलिंग्स उसको सैटिस्फाइड नहीं करता है, तो फिर मेरा नहीं मानना है कि दुनिया को दिखाने के लिए अपने कैरेक्टर से क्या समझौता क्यों करना। तो इसीलिए मेरा मानना है हम टी-शर्ट में अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं, हम ट्राउजर में अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं, तो वही मेरा स्पोर्ट्स शू में अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं, तो वही मेरा रहेगा। और बाकायदा सदन में भी अगर हमारी एंट्री होगी तो मैंने स्पष्ट कहा, वो तो मैंने मीडिया के सामने कहा, उस दिन जो मेरा टी-शर्ट होगा वो मिस्टर चैम्प्स वाला टी-शर्ट रहेगा अगर हमारे सदन में हमारी एंट्री हुई तो। आप छात्र नेता रहे हैं, आंदोलनकारी रहे हैं और अब राजनीति में आप एंट्री ले लिए हैं, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो राजनीति को भारतीय राजनीति को भी वर्तमान भारतीय राजनीति को किस रूप में देखते हैं? देखिए आप थोड़ा सा जब भारतीय राजनीति पर आप सवाल करेंगे तो थोड़ा सा मैं एक तर्क और एक दार्शनिक विचार और तथ्य के साथ अपनी बातों को रखना पसंद करूंगा, और उससे क्या है कि बहुत कुछ लोगों की भावनाओं को थोड़ा सा आहत हो सकता है। देखिए सबसे पहली बात, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की जो ढांचा है उसका सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के कारण ही आज सभी वर्गों को अवसर मिला है। नहीं तो जब राजतंत्र की व्यवस्था थी, सभी को मालूम है कि कुछ वर्गों को ही स्थान मिल पाता था। किसान कामगार वर्ग कहीं ना कहीं हाशिए पर रहा करते थे अंग्रेजों के कालखंड में भी। तो भारत जब से एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र के रूप में उभरा, एक गणराज्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया, तो उस समय कहीं ना कहीं इस देश में क्रांति आई कि एक सामान्य व्यक्ति अगर उसमें प्रतिभा है, तो आज देखिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस राष्ट्र की सर्वोच्च रहनुमा है। तो जहां तक अगर आज मैं देखूं तो, क्योंकि यार अब जब मैं आज की बात करूं तो इसका मतलब ये नहीं आप हमें 70 साल पहले जाके किसी से तुलना करवाइएगा। मैं जिस उम्र का हूं, मैं जिस दौर का हूं, उस दौर की मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहली बात अगर आज मुझसे पूछा जाए तो मैं तीसरे फ्रंट को देखना चाहूंगा, क्योंकि इंडिया जो वर्तमान में जानी जाएगी वो कभी यूपीए के नाम से जानी जाती थी,
एक बहुत बड़ा कार्यकाल उनका रहा, कामों का कार्यों का उनका कार्यकाल जो रहा मिला-जुला रहा और कुल उसके बाद 10 सालों का मोटा-मोटी कार्यकाल कंप्लीट होने वाला है, इसे हम लोग एनडीए कहते हैं। लेकिन वर्तमान की अगर आप बात करें तो अगर आप प्रैक्टिकली सोचें और प्रैक्टिकली देखें, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक राजपोशी की तैयारी चल रही है। इस बात से 30 से 35% लोगों को थोड़ा-सा हाथ हो सकता है, लेकिन वे लोग भी प्रैक्टिकली सोचें कि आज आप चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव देखें। लोकतंत्र का मतलब क्या है? आर्टिकल 19 कि आपको कहने की आज़ादी है। लेकिन आज देखिए व्यवस्थाएँ कैसी हो रही हैं, कि यदि आप बोल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप पे एफआईआर होगा। यदि आप विपक्ष के हैं, तो उसके मुख्यमंत्री ही क्यों ना है, आपको जेल में भर दिया जाएगा। तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो मेरा मानना है कि इस राज्य में इस राष्ट्र में एक तीसरा फ्रंट मजबूती के साथ आए, वो कोई रहे। दक्षिण भारत से आए, उत्तर भारत से आए, पूर्वोत्तर भारत से आए, पश्चिम भारत से आए, मध्य भारत से आए। तीसरा फ्रंट एक मजबूत तीसरा फ्रंट आए, जो देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं का बचाव करते हुए और इस देश को एक बेहतर आइडियोलॉजी के साथ आगे ले जाने का कार्य करे। लेकिन वर्तमान में आप देख सकते हैं, मीडिया की स्थिति देख सकते हैं आप। हम तो कभी-कभी हद हो जाता है कि प्रधानमंत्री जिताएंगे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। गिरिडीह लोकसभा में देखा जाए तो हमेशा बाहरी लोग ही सांसद बने हैं। ऐसी स्थिति में आप जब लोकसभा से चुनाव लड़िएगा तो ये चुनौती नहीं होगा आपके लिए? देखिए चुनौती रहेगा। जहाँ तक प्रश्न है, बिल्कुल आपका प्रश्न ये है कि मैंने आप इस थोड़ा सा बाहरी जो शब्द कहें, उसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। एक बाहरी का मतलब है कि जो झारखंड के नहीं है, लेकिन आपके जो बाहरी शब्द आया इसका मतलब ये है कि उनका यहाँ वोटर आईडी नहीं था, वो झारखंड के ही थे। जैसे माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी झारखंड के ही हैं, इससे पहले सरफराज अहमद जी रह चुके हैं, वो भी झारखंड के ही हैं, बट इस लोकसभा के नहीं है। जैसे टिकलाल बाबू रहे, आज नहीं रहे, उनको नमन करते हैं। बट यहाँ गिरिडीह लोकसभा में उनका वोटर आईडी नहीं था, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, रविंद्र पांडे जी की अगर बात करें, तो भले उनका वोटर कार्ड है, लेकिन वो इस राज्य के नहीं है। तो अगर उस कुल मिलाकर जो हम लोग स्थानीय की बात कहें, झारखंडी लोग लड़े हैं, लेकिन स्थानीय लोग जो यहाँ इसी मिट्टी के हैं, जिनके पूर्वजों की यहाँ मिट्टी रही, वो यहाँ से कभी नेतृत्व नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे हिसाब से अगर देखा जाए, तो शायद ये पहला अवसर होगा जब गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत जिसका पुरखेनी गांव है, पुरखेनी परंपरा है, पुरखेनी परिवार है, मुझे लगता है शायद हम ये पहला शख्स होंगे जो इस गिरिडीह लोकसभा में एक मजबूत प्रत्याशी के रूप पर, और अगर जीत जाते हैं तो, क्योंकि अगर आप रिजल्ट नहीं होता तो जगन्नाथ बाबू भी इसी गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत थे जो 2 बार अच्छे वोटों से हार गए। अगर जीत जाते हैं तो आप उसको गिन सकते हैं। इस गिरिडीह लोकसभा में 1952 के बाद जब से आम चुनाव हुए हैं, शायद एक मैं जोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा इतिहास मैंने कभी चेक नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं एक शायद लगा कहता हूँ कि शायद प्रथम मैं एमपी बनूंगा अगर जीत गया तो, जो शायद गिरिडीह लोकसभा में उसका पुरखेनी गांव है। कोई राम मंदिर के नाम से वोट मांगेगा तो कोई अफवाहबाज के नाम राम मंदिर किस मुद्दों को लेकर वोट मांगेगा? हाँ, हमारा मुद्दा होगा पलायन का, हमारा मुद्दा होगा विस्थापन का, हमारा मुद्दा होगा झारखंडियत का, और हमारा मुद्दा होगा बेरोजगारी का। आज अगर गिरिडीह लोकसभा की अगर आप बात करते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, एक गिरिडीह का टाउन, वहां लगभग अनुमान मानते हैं 2 से 2,500 छोटे-छोटे फैक्ट्रियां, मैन्युफैक्चरिंग जहां से प्रोडक्शन होता है, वो कंपनियां हैं। आप अगर माइंस की बात करें तो आपका यहीं तेतुलमारी से माइंस शुरू होता है गिरिडीह लोकसभा में, जिसमें आपका तेतुलमारी आता है, आप कुछ लोयाबाद साइड के पीछे साइड का हिस्सा आता है, टाटा सिजवा का हिस्सा आता है, बेलाटांड का हिस्सा आता है, फिर उधर आपका मुरलीडीह, छतरुटा, महोदा साइड का हिस्सा आता है, वो बहुत बड़ा हिस्सा आता है। फिर उसके बाद आप चले जाते हैं सीधे दुगदा चले जाते हैं, फिर आप चंद्रपुरा को क्रॉस करते हैं, आप बेरमन चले जाते हैं और गोमिया के आसपास के क्षेत्रों में चले जाते हैं, जहां आपको फिर टीटीपीएस मिलेगा, सीटीपीएस मिलेगा, आपको बीटीपीएस मिलेगा, और ऐसे बहुत सारे हमारे पास कंपनियां हैं, माइंस की हैं, कोल्स की हैं, जहां से रोजगार का साधन जो है वो सृजन हो सकता है। लेकिन हो नहीं पाने का कारण ये है कि चूंकि मैं 2 साल का मेरा अनुभव रहा, हमारे जो लीडर हैं उसमें आप एमपी, एमएलए पूर्व को भी इंक्लूडिंग कर सकते हैं, कुछ दबंग लोग इंक्लूडिंग कर सकते हैं, लगभग वहां से उनको 15-20 लाख रुपए चंदा जाता है। अगर वो अपने चंदे की धंधे की राजनीति को बंद कर देंगे, तो मुझे लगता है जो भी फैक्ट्रियां हैं, माइंस हैं, वहां बहुत सारे एवरेज कहीं 50 कहीं 100 की संख्या में रोजगार का नया रोजगार सृजन हो सकता है। जयराम जी, आप अपने भाषणों में पिछले 2 साल और 2.5 साल से मैं देखा हूँ, सुना हूँ कि हर एक जो नेता मंत्री विधायक रहे हैं, आप हमेशा टारगेट किए हैं, उनको बोले हैं कि भ्रष्ट हैं, चोर हैं, लूटते हैं, ने शोषण किया है झारखंड को।
नेता है, नेता के नाम से यानी शोषण हो रहा है। जब भी शोषण का बात आता है तो वो नेता करते हैं, और आप भी नेता ही हैं, नेता ही बनने जा रहे हैं। अगर आप जीतते हैं चुनाव तो आप ही नेता बनेंगे। तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? आप देखिए, हम लोग क्या, मैंने आपको शुरू से कहा कि हम लोग एक दार्शनिक सोच के हैं, जो भौतिकवाद की दुनिया से थोड़ा सा ऊपर उठकर बात कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठकर सोच सकते हैं। इसीलिए जो जो चीजें हमें लुभा सकती हैं, लुभाने के लिए क्या है, महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़े, महंगे खान पान, महंगा लाइफ स्टाइल, तो वो हमें लुभा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग दार्शनिक सोच के हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं बहुत कम उम्र का था तो मैं अपनी नानी से सवाल पूछा करता था कि नानी, क्या एक दिन सब मर जाएंगे? क्या हम सभी एक दिन मर के इस दुनिया से चले जाएंगे? तो मेरा जो माइंड सेटअप रहा है वो हमेशा दार्शनिक माइंड सेटअप रहा है। तो ये भौतिकवाद, ये चकाचौंध, जिस कारण आज ये लोग पैसा लूट रहे हैं, वो चीजें हमें कहीं ना कहीं अपनी ओर खींच नहीं पाएगी। ये हमारा एकदम सॉलिड माने स्ट्रेंथ है हमारा, और हम इस बात के लिए हमारा जो वचन है, एकदम हम वचनबद्ध हैं। और जहां तक बात आई पॉलिटिकल्स की, आज जो लीडर्स हैं, वर्तमान सांसद की बात करें या पूर्व सांसद की बात करें, इनको गिरिडीह के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ चुना। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, बिल्कुल किया है। हर गांव में, हर एक प्रखंड पंचायत में इनके बोर्ड आज भी हैं, लेकिन वो सड़क का बोर्ड है, वो किसी जल मीनार का बोर्ड है, वो किसी योजना का बोर्ड है। अरे भाई, उससे ऊपर होता है कि आप हमारे भविष्य के बारे में क्या चर्चा की। अगर सड़क ना रहे, हमारा जीवन यापन हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास रोजगार का साधन, हमारे पास खेती बाड़ी ना रहे, तो शायद जीवन यापन नहीं होगा। तो उस पर इन्होंने क्या चर्चा किया, हमारे फ्यूचर को लेकर इन्होंने क्या चर्चा किया। आज अगर मैं पूर्व सांसद की बात करूं तो वो 5 बार सांसद रहे, लेकिन उन्हें कभी फुर्सत नहीं मिला कि गिरिडीह के लोगों के बारे में सोचूं,